नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश यादव आप सभी लोगों को मेरे इस YouTube प्लेटफॉर्म ट्यूटोरियल मंच से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लेट्स नो सीरीज की 45th वीडियो देखेंगे। इसमें हम लोग श्रीलंका संकट यानी श्रीलंका क्राइसिस के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग इसमें देख रहे होंगे न्यूज में कि श्रीलंका में क्या हो गया, संकट हो गया है, आर्थिक संकट आ गया है, वहाँ के प्रेसिडेंट छोड़कर भाग रहे हैं देश, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो रिजाइन देते रहे हैं, ठीक है, नए नए प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग बहुत ही ज्यादा देख रहे होंगे। और तो और जो वहाँ का प्रोटेस्ट था इतना तगड़ा, मतलब आज तक का सबसे भयावह प्रोटेस्ट था कि वहाँ की जो जनता थी इतना ज्यादा पागल हो चुकी थी, इतना ज्यादा भीड़ आक्रोशित हो चुकी थी, एंग्री हो चुकी थी प्रेसिडेंट के और प्राइम मिनिस्टर पर जो डिसीजन होता है ना उस पर। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ पर उस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण मतलब उसके घर में जाकर उसका जो स्विमिंग पूल है उस पर जाकर लोग नहा रहे हैं, ठीक है। पूरा मतलब जो राष्ट्रपति भवन था पूरा उस पर कब्जा कर लिया भीड़ ने, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा मतलब ये सोचने वाली बात है कि ये अचानक कैसे हो गया। तो ये एक दिन का कोई वो नहीं है या 1 या 2 साल का कोई रिजल्ट नहीं है, ये 1-2 साल का, ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा समय लगा है। ये 2013 से स्टार्ट हो गया था श्रीलंका के साथ ये, ठीक है। 2013 से श्रीलंका के साथ ऐसा ये सब होने लगा था, लेकिन श्रीलंका क्या है कि अब तक समझ नहीं पा रहा था और ऊपर से चाइना के साथ टाई अप कर लिया, ठीक है। ये सब चीजें वो बहुत ही ज्यादा जो गलत कार्य किए, उसमें सब कुछ हम लोग इसमें इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें ऐसी की श्रीलंका ने जिसकी वजह से ये आज स्थिति पैदा हुई है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि इस पूरे लेक्चर में डिस्कस क्या करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि न्यूज में क्यों है, ठीक है। और दूसरी चीज देखेंगे कि ये जो क्या कारण बना, ठीक है, कॉज क्या है कि श्रीलंका में संकट आया, आर्थिक संकट आ गया, ठीक है। प्रोटेस्ट करना पड़ा लोगों को, प्रेसिडेंट को दूसरा प्रेसिडेंट लाना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर दूसरा लाना पड़ा, ठीक है। प्रेसिडेंट भाग रहा है छोड़कर देश, ठीक है, और प्रेसिडेंट के भवन पर कब्जा हो जा रहा है जनता का, ठीक है। तो ये सब चीजें वहाँ पर इमरजेंसी लाई जा रही है, ठीक है। ये सब चीजें तो सबसे पहले देखेंगे फर्टिलाइजर बैन हो गया, ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और इकोनॉमिक शॉक हुआ था कुछ, उसका जो क्या है इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में देखेंगे। और इन द एंड में रिजल्ट तो आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है, क्या हो गया है श्रीलंका में। अब हम लोग देखेंगे कि वाई न्यूज में क्यों है। तो फिलहाल अभी हाल में क्या हुआ है कि श्रीलंका में क्या हुआ कि इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, सिटीजन प्रोटेस्ट हुआ था। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्सा और जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे रनिल विक्रमसिंघे नाम है उनका, इन दोनों लोगों को क्या करना, रिजाइन करने के लिए स्थिति आ गई कि इन लोगों को क्या करना होगा, रिजाइन करना होगा। तो वहाँ के जो सिटीजन प्रोटेस्ट हुआ था इतना भयावह हुआ अब तक ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा। तो जो हिस्ट्री समझते हैं पहले, इसका बैकग्राउंड क्या है कि जो ये गोटाबाया राजपक्से है ना, ये इनके भाई थे महिंद्रा राजपक्से, ठीक है। महिंद्रा राजपक्से क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम थे, ठीक है। लेकिन उसमें उस समय मतलब कि 1 महीना 1.5 महीना पहले क्या हुआ कि सिटीजन प्रोटेस्ट हुआ था, लोगों का आक्रोश था। तो क्या हुआ कि जो गोटाबाया राजपक्से ने वहाँ के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, उनको मतलब अपने भाई को महिंद्रा राजपक्से को हटाकर किसको, ये अपोजिशन पार्टी किसके, रनिल विक्रमसिंघे को क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ताकि क्या हो, जनता कुछ शांत हो सके। लेकिन इन मतलब पॉलिटिकल अगर पार्टीज बदल देने से अगर स्थितियां जो होती है वो तो सुधर नहीं जाएंगी ना अचानक, ठीक है। तो फिर भी स्थिति ऐसी क्रिएट होती गई जिसकी वजह से और इतना ज्यादा जनता ने प्रोटेस्ट किया कि राष्ट्रपति भवन पर आक्रमण या फिर वहां पर राष्ट्रपति भवन को ही पूरा कब्जा कर लिया। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि ऐसी क्या स्थिति थी, क्या कारण बना कि जो श्रीलंका क्राइसिस में या संकट में धकेल दिया। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि क्योंकि 2009 में 26 वर्षों से चल रहा था क्या, सिविल वार चल रहा था श्रीलंका में। तो 2009 में तो जैसे तैसे सिविल वार खत्म हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ 2012 तक, 2009 से 2012 तक जीडीपी ग्रोथ 8.9 बढ़िया अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर क्या हुआ अचानक 2013 में इसकी जो जीडीपी है वो हाफ हो गई, हाफ मतलब 8.9 है तो उसका आधा हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ग्लोबल प्राइसेस फेल हो गया, एक्सपोर्ट
स्लो डाउन हो गया और इंपोर्ट रोज डाउन हो गया। मतलब कि जो ग्लोबल प्राइस था, ठीक है, वहाँ के रुपया का, श्रीलंका रुपये का, वो कम हो गया। जैसे कि अपने इंडिया का $1 बराबर इसमें मान लो 76 अप्रॉक्स है, ठीक है, 76 रुपया $1 इक्वल टू, ठीक है। तो वैसे ही जो ग्लोबल प्राइस था, यहाँ पर जितना ज्यादा $1 अगर मतलब $1 बराबर 100 रुपया हो जा रहा है, तो हम लोगों का क्या हो गया, पैसे का मूल्य जो वैल्यू हो गया वो गिर जा रहा है। तो ठीक, तो वैसे ही इसका ग्लोबल प्राइस फेल हो गया। एक्सपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना कोई भी चीज। तो जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो एक्सपोर्ट क्या करोगे, ठीक है, तो ये स्लो डाउन हो गया। इंपोर्ट, जब आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो आप दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे, तो इंपोर्ट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। इंपोर्ट मतलब उधर से दूसरे देशों से लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या है, वार के समय क्या हुआ कि जो बजट डिफिसिट था हाई हो गया, फॉरेक्स रिजर्व ड्रेन्ड हो गया, मतलब सूख गया। सूखने का मतलब कि कम हो गया, मतलब एकदम खत्म हो गया। और उसी टाइम क्या हुआ कि 2009 में ही ये क्या किया कि IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कितना $2.6 बिलियन कर्ज भी ले लिया। अब देखेंगे हम लोग कि जो बजट डिफिसिट हाई हो गया क्या है। मान लो आपका बजट कितना है, 100 रुपये पर मंथ, ठीक है, पर मंथ आप 100 रुपये मान लो खर्च करते हैं, ठीक है, और आपका जो खर्च कितना हो गया, 108 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, बजट डिफिसिट कितना हो गया, 8 रुपये का। तो इसको बजट डिफिसिट हाई होना बोला जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि फॉरेक्स रिजर्व ड्रेन्ड। फॉरेक्स रिजर्व कैसे ड्रेन्ड हो गया, जो फॉरेक्स रिजर्व मतलब होता है, फॉरेक्स मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। तो रिजर्व क्या हो गया कि खत्म हो गया। कैसे हो गया, फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है कि आपके देश में जो भी जिस भी तरीके से क्या हो, फॉरेन कंट्रीज का जो रुपया हो, चाहे डॉलर हो, मतलब फॉरेन कंट्रीज से, चाहे इंडिया का हो, जो भी फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है, श्रीलंका के लिए सभी फॉरेन कंट्रीज है, ठीक है। तो वहां से जब पैसा जाना बंद हो गया तो उसको क्या होते हैं, फॉरेन रिजर्व ड्रेन्ड हो गया, सूख गया। और उसी टाइम क्या हुआ कि 2009 में 2.6 बिलियन उधार भी ले लिया। और फिर दोबारा, मतलब यहाँ तक तो ठीक है, 2009 में लोन लिया। फिर क्या हुआ कि 2016 में भी $1.5 बिलियन किससे, IMF से लोन ले लिया इसने। दोस्तों देखो, 2013 से 2021 तक तो जैसे तैसे इसकी जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, वो डगमगा रही थी, ठीक है। लेकिन और क्या ऐसा डिसीजन लेना इसको लिए भारी पड़ गया। अब तक तो चलता, सब कुछ सही चलता, लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, फर्टिलाइजर बैन कर दिया 2021 में। अचानक रात में ही, मतलब कोई डिसीजन नहीं, कोई पॉलिसी नहीं, अचानक अगर आप फर्टिलाइजर बैन कर देंगे, जैसे कि इंडिया में पैसा बंद हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आई, तो इन्होंने क्या किया कि फर्टिलाइजर ही बैन कर दिया। फर्टिलाइजर कहाँ से आते हैं, फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से आएंगे तो फॉरेन पैसा आएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा, मजबूत होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या करते हैं इन्होंने, इसको फर्टिलाइजर बैन करके 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग पर क्या कर दिया, डिसीजन दे दिया। तो देखो, अगर जो फर्टिलाइजर होता है ना, फर्टिलाइजर से प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उससे प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन क्वालिटी जो होती है वो बढ़िया होती है। तो लेकिन जब देश में है, अपने लिए तो एक लोगों को करना नहीं है, ठीक है, तो अगर बहुत ज्यादा जनसंख्या में है, कुछ लोगों के पास खेत नहीं है, ठीक है, उन लोगों को भी तो खिलाना है ना, जिनके पास खेत है। अगर मान लो श्रीलंका के पास सभी लोगों के पास खेत होता, बराबर का खेत होता, तो ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाती, लोग अपने अपने के लिए हो जाते हैं। लेकिन जब पूरा खेती नहीं है सबके पास, कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, तो उनको सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, उनको अलग से दिया जाता है खाना, ठीक है, भोजन दिया जाता है। उन लोगों के लिए तो फर्टिलाइजर का यूज करना ही पड़ेगा ना उनके लिए, कि ताकि वो लोग खा सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो अपने लिए हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दिया, जिसकी वजह से क्या फूड प्रोडक्शन में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, बैड इम्पैक्ट पड़ा। और क्या हुआ कि फिर उसके बाद क्या किया कि इकोनॉमिक वो हो गया, वहां पर इकोनॉमिक इमरजेंसी आने लगी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, फूड प्राइसेस क्या हो गए, हाई होने लगे। और जो वहाँ की डिप्रिसिएटिंग करेंसी जो है ना, वो घटने लगी। उनकी जो करेंसी थी, और जैसे कि बताया ना, डॉलर से एक USD डॉलर होता है, उससे क्या होता है कि रुपए में बता रहा हूँ, जैसे 76 रुपया, ठीक है,
ठीक है। तो वैसे ही जो वहाँ की जो करेंसी थी वो भी धीरे धीरे घटने लगी। और क्या है, रैपिडली डिप्लीटिंग फॉरेन रिजर्व, और जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो भी धीरे धीरे घटने लगा। जब फर्टिलाइजर आएगा इन्हीं देश से, ठीक है, तो वहां से जो विदेशी मुद्रा आएगा नहीं तो क्या हुआ, रिजर्व कम हो जाएगा। अब तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब रिजर्व बंद हो गया, वो फर्टिलाइजर बैन हो गया, फिर क्या वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा किसी देश में तो क्या होगा, एफडीआई कम हो जाएगा, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गया यहाँ का, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व कम होते गए, जिसकी वजह से क्या होगा, फॉरेन करेंसी क्या होगी, कम हो गई। और क्या हुआ कि फूड प्राइस में भी बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, मांग होने लगी। अब देखो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल देखो, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अगर किसी भी चीज का डिमांड ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। अगर बहुत ही ज्यादा किसी चीज का डिमांड है तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही क्या हो गया कि श्रीलंका में फूड कम हो गया, ठीक है, और इसका जो डिमांड था हाई हो गया। जब डिमांड हाई हो जाएगा तो फूड तो कम हो गया श्रीलंका के पास, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दिया था, डिमांड हाई हो गया और जिसके वजह से क्या हो गया, प्राइस हाई हो गया, ठीक। और भी क्या हुआ इकोनॉमिक शॉक टाइप में, इसमें क्या हुआ कि ईस्टर बम ब्लास्ट हो गया था 2019 में, ठीक है, एक चर्च में, जिसमें से 253 कैजुअलिटीज हो गई। और उसके कारण क्या हुआ, ब्लास्ट की वजह से नंबर ऑफ टूरिस्ट क्या हो गए, कम हो गए। और जब नंबर ऑफ टूरिस्ट कम हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो कम होने लगा। जब फॉरेन के लोग आएंगे नहीं, जो वहां से डॉलर लेकर आते, चाहे हम लोग अपनी भारतीय रुपया लेकर जाते हैं वहां पर घूमने टूरिस्ट के रूप में, तो वहां पर जो पैसा होता वो किसमें होता, श्रीलंकन रुपीज में चेंज होता, तो वो सब होना बंद हो गया। पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर हो गया, पहला तो फर्टिलाइजर हो गया, दूसरा ईस्टर बम ब्लास्ट हो गया। अब तीसरा फैक्टर क्या है कि वहां की जो नई सरकार बनी, ठीक है, और नई सरकार ने क्या किया कि टैक्स को लो कर दिया। अब ठीक है, अब देखो क्या हुआ, टैक्स का लो करने से क्या होता है, जैसे दिल्ली में इसमें दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, हर चीज का टैक्स घटा दे रही है, जैसे शराब पर हुआ है, ठीक है, टैक्स ही हटा दिया है, मतलब कम कर दिया है, लोगों को फ्री में बिजली दे रही है, फ्री में पानी दे रही है, तो जिसकी वजह से क्या एक बड़ा इम्पैक्ट घट सकता है दिल्ली में भी और भी स्टेट में, ठीक है। तो अगर टैक्स घटा दिया जाएगा तो क्या होगा, ऐसी संकट आ जाएंगे। अब चौथा काज क्या होगा, ये तो कोविड-19 वाला पेंडेमिक आ गया, जिसकी वजह से टी, रबर, स्पाइसेस, गारमेंट और टूरिस्ट सेक्टर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ इस पर, जिसकी वजह से क्या हुआ, पैसा बनना ही देश में कम हो गया, ठीक है। अब पांचवा फैक्टर क्या है कि चाइना की जो ट्रैप पॉलिसी है उसमें क्या हो गया, ये फंस गया है पूरा बुरी तरह श्रीलंका। ये सब 5 काज मैंने बताया, पहला फर्टिलाइजर, फिर दूसरा ईस्टर बम वाला, फिर तीसरा क्या टैक्स को वो करने के लिए, खत्म करने के लिए, लो करने के लिए, चौथा पेंडेमिक, और पांचवा डेब्ट ट्रैप पॉलिसी। ये सब क्या किए, ऐसी स्थिति क्रिएट किए कि श्रीलंका को इतना ज्यादा मतलब मुश्किल ये सब झेलना पड़ रहा है। और इन द एंड अंत में क्या हुआ आप लोग देख रहे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है उसमें जो क्या है, फॉरेन या जिसे फॉरेक्स बोला जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व, ये ही एक ऐसा मेन कॉज बना जिसकी वजह से श्रीलंका में ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई। और क्या हो गया कि जो 70% 2022 तक क्या हो गया, 70% जो इसका शॉर्टेज हो गया फॉरेक्स का, यानी फॉरेन एक्सचेंज का। और जो अब फिलहाल में वर्तमान में, ठीक है, श्रीलंका के पास कितना 2022 में कितना $7 बिलियन का कर्ज है, ठीक है। तो ये सब गलत पॉलिसी की वजह से एक देश की आइलैंड नेशन जिसे बोला जाता है, तो मतलब इतना ज्यादा एक गलत डिसीजन से, एक गलत पॉलिसी की वजह से बहुत ही ज्यादा दिक्कतें हो गई। अब पैंडेमिक में लोग बोल रहे थे मोदी गवर्नमेंट को, ठीक है, मुझको भी लग रहा था कि बोल रहे थे लोग, क्रिटिसाइज कर रहे थे मोदी गवर्नमेंट को, लेकिन एक हद तक उन्होंने बढ़िया किया, जो टैक्स को बढ़ाकर, चाहे पेट्रोलियम पर टैक्स बढ़ा दिया, हर चीजों पर टैक्स बढ़ा देने की वजह से ही हम लोग आज मतलब इंडिया में ऐसी स्थिति क्रिएट नहीं हो पाई। नहीं तो अगर